जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास 6 भूगोल के चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बाह्य प्रक्रिया। तो क्या होती है बाह्य प्रक्रिया? तो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया को ही हम लोग बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद अपरदन। अपरदन क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह के टूट कर गिर जाने को हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। जैसा आप लोग फिगर में देख सकते हैं। निक्षेपण क्या होता है? तो निक्षेपण एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाता है। यानी कि जब गैस क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, तो हम लोग निक्षेपण कहते हैं। अपरदन तथा निक्षेपण यह दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है? तो जल और बर्फ के द्वारा होती है। कौन सा प्रक्रिया? अपरदन और निक्षेपण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्वत। तो देख सकते हैं फिगर में कैसा है पर्वत, कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। देख सकते हैं फिगर। हिमानी, जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, तो क्या होता है इसका भी फिगर आप देख सकते हैं। कैसा है फिगर? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, जिन्हें हम लोग ग्लेशियर कहते हैं या हिमानी कहते हैं। देखिए दो पर्वत हैं, पर्वत के बीच बह रही है ये बर्फ जो जमी हुई है, उन्हीं को हम लोग हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। श्रृंखला, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसमें श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला यानी कि बोल रहा है कि ऊपरी भाग, इन सभी पर्वतों के ऊपरी भाग देखिए एक दूसरे से क्या है, अटैच हुआ है, एक दूसरे से मिला हुआ है। इसी को हम लोग श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो चलिए इन सभी पर्वतों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो वलित पर्वत क्या होता है? तो वलित पर्वत पर्वत के ऊपर उबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, वह वलित पर्वत होते हैं। यानी कि ऊपर में उबड़ खाबड़ होगा, शिखर में ऊपर टॉप भाग में, और शिखर क्या होगा, शंक्वाकार होंगे, उसी को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं दो। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि वलित पर्वत के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो सबसे पहले आप देंगे हिमालय और दूसरा आल्प्स वलित पर्वत के। ये 2 उदाहरण है, यही 2 उदाहरण वलित पर्वत का है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रमशोथ पर्वत क्या होता है। भ्रमशोथ पर्वत क्या होता है? तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा सीधा खड़ा के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, तब भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि जब किसी भाग, यानी कि बड़ा भाग, पर्वत का बड़ा भाग टूट जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है, यानी कि इस रूप में खड़ा हो जाता होगा। मान लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ है, ये थोड़ा इस तरह का खड़ा हो जाता होगा, सीधा खड़ा हो जाता होगा, इसी को हम लोग भ्रमशोथ पर्वत कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखियों के कारण बनते हैं। यह जो है अफ्रीका का माउंट
किलिमंजारो तथा जापान का एक फ्यूजी आमा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अगर इसमें भी देखिए दो उदाहरण है पर्वत के। सबसे पहला है माउंट किलिमंजारो। पूछा जाएगा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो अफ्रीका में है। और फ्यूजियामा ये कहाँ है, तो जापान में है। तो ये किसके उदाहरण है, तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अगर पूछ दे कि ज्वालामुखी पर्वत के दो उदाहरण दिए निम्नलिखित में से कौन से हैं, ऑप्शन दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा अगर, तो दोनों को हम टिक करेंगे, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। माउंट किलिमंजारो ये आपका अफ्रीका में है और जापान में फ्यूजियामा पर्वत है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पठार क्या होता है। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, यानी कि बिल्कुल सपाट होता है, एकदम समतल होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, उन्हें ढाल खड़े होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पठारों की ऊंचाई पर आए कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। ये कितना ऊंचाई है, तो 4000 से 6000 समुद्र तल से। उसके बाद देखिए पठार किस प्रकार उपयोगी होते हैं। हम लोग जान गए कि पठार क्या होता है। अब जानते हैं कि पठार जो है वो किस प्रकार हम लोग के लिए यूज़फुल है, उपयोगी है। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो देखिए इनमें खनिज की प्रचुरता होती है, यानी कि खनिज पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ के लिए और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि इसमें हम लोग किसान के लिए एक तरह से क्या है, बहुत अच्छा मौका है। किस में, काली मिट्टी क्यों होती है, तो क्योंकि इसमें प्रचुरता होती है, बहुत सारे क्या बोलते हैं, प्रचुर मात्रा में हर चीज़ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पठार उपयोगी हैं। उसके बाद देखते हैं पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। कई पात्रों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो देखिए एक नया वर्ड आया है, रमणीय स्थल। तो रमणीय स्थल क्या होता है, तो क्या होता है, बहुत सुंदर वैसा स्थल जो सौंदर्य सैलानी को अपने आकर्षण में बांध रखता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। वैसा जगह जहाँ दूसरों को, कई लोगों को आकर्षित करता है, उसे रमणीय स्थल कहते हैं। उसके बाद देखिए मैदान क्या होता है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वह सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बनते हैं। मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है, नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ले जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे क्या करते हैं, घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं।
इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, यानी कि संग्राहक होते हैं, जमा होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानी में होता है। जलाशयों के जल लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदियां, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।